आज हम जॉन विलियम्स के उपन्यास स्टोनर के दूसरे अध्याय की कहानी में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे हाथ इस अध्याय के कुछ हिस्से लगे हैं और हमारा मकसद है विलियम स्टोनर के जीवन के उस सबसे अहम मोड़ को समझना जहां वो एक किसान के बेटे से एक विद्वान बनता है, कुछ दोस्त बनाता है और एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देता है। और ये कहानी एक कमाल के विरोधाभास से शुरू होती है। साल है 1914। 1914 मतलब पहला विश्व युद्ध। बिल्कुल। दुनिया में जंग छिड़ चुकी है, हर तरफ उथल पुथल है, लेकिन विलियम स्टोनर जो यूनिवर्सिटी में अपनी दुनिया खोज चुका है, उसके लिए भविष्य एकदम साफ और शांत है। ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब बाहर तूफान है और वो अंदर एकदम शांत। एकदम शांत। वो अपने भविष्य को एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की तरह देखता है। लाइब्रेरी की तरह? हाँ, जिसमें नए कमरे जुड़ सकते हैं, नई किताबें आ सकती हैं, लेकिन इमारत का जो ढांचा है वो हमेशा वही रहेगा। वो खुद को उस दुनिया के लिए समर्पित कर चुका था जिसे वो अभी ठीक से जानता भी नहीं था। चलिए देखते हैं कि ये समर्पण उसे कहाँ ले जाता है। तो ठीक है, स्टोनर अपनी डिग्री पूरी करता है और गर्मियों में घर जाता है अपने माता पिता के पास खेत पर। वो शायद ये सोचकर गया होगा कि पहले की तरह काम में हाथ बटाएगा, पर क्या वहाँ सब कुछ पहले जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पहुंचकर उसे एक तरह का झटका लगता है। कैसा झटका? वो देखता है कि उसके पिता ने खेत पर काम करने के लिए एक मजदूर रख लिया है और वो अकेला मजदूर उतना काम कर लेता है जितना कभी स्टोनर और उसके पिता मिलकर। दोनों मिलकर करते थे? अरे हाँ, तो एक तरह से अब खेत पर उसकी जरूरत ही नहीं रही थी। ओहो, ये तो बहुत चुभने वाली बात होगी। इसका उसके और उसके माता पिता के रिश्ते पर क्या असर पड़ा? असर बहुत बहुत गहरा था। वो लोग उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन स्टोनर को एहसास होता है कि उनके बीच अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वो महसूस करता है कि वो अपनी ही माँ बाप के लिए अजनबी बनता जा रहा है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? क्या? इस दूरी के एहसास से उनके लिए स्टोनर का प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरा हो गया। ये तो बहुत ही उलझी हुई भावना है। मतलब वो समझ रहा है कि वो उनसे दूर जा रहा है और इसी वजह से उन्हें और भी ज्यादा प्यार कर रहा है। तो क्या वो पूरी गर्मियां वहीं रुकता है? नहीं, वो तय समय से एक हफ्ते पहले ही वापस कोलंबिया लौट आता है। पहले ही आ जाता है? हाँ, अब उसे खेत पर बिताया गया समय बेकार लगने लगता है। उसे एक बेचैनी महसूस होती है, पढ़ने की बेचैनी। अच्छा। वो जब अपनी किताबों के पास लौटता है तो उसे एहसास होता है कि कितना कुछ है जो वो नहीं जानता, कितना कुछ है जो उसने नहीं पढ़ा, और ये सोचकर उसकी शांति भंग हो जाती है। तो वो वापस आकर किताबों में खो जाता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही। ऐसा क्यों है? उसे तो यही दुनिया चाहिए थी, है ना? हाँ, लेकिन यही एक विद्वान की जो क्लासिक चिंता होती है वो सामने आती है। उसे एहसास होता है कि ज्ञान का सागर तो अथाह है और जिंदगी बहुत छोटी। और वो सब कुछ नहीं जान सकता। बिल्कुल, ये बेचैनी उसी एहसास से पैदा हो रही है। वो अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका है और अब उसकी यही नई पहचान उसे परेशान कर रही है। तो अब जब वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी का हो चुका है, उसका अगला कदम क्या होता है? वो अपनी इस नई पहचान को कैसे अपनाता है? उसका अगला कदम होता है पढ़ाना। 1915 की बसंत में मास्टर्स डिग्री पूरी करने के बाद उसे यूनिवर्सिटी में ही नए छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने का काम मिल जाता है। अच्छा, तनख्वाह पर? हाँ, साल के $400 की तनख्वाह पर। और वो अपना पुराना अटारी वाला कमरा छोड़कर यूनिवर्सिटी के पास एक और भी छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाता है। तो ये मानो इसके पुराने जीवन से आखिरी धागा टूटने जैसा था। बिल्कुल। तो वो अब एक टीचर बन गया है। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा टीचर बना होगा, क्योंकि उससे साहित्य से इतना प्यार जो था। वो बनना तो चाहता था, उससे पढ़ाने का काम बहुत जरूरी लगता था और वो पूरी लगन से तैयारी करता था। उसे ग्रामर के लॉजिक और लिखने की कला में एक जादू नजर आता था और वो यही जादू अपने छात्रों को दिखाना चाहता था। लेकिन मुझे आपकी आवाज में एक लेकिन सुनाई दे रहा है। लेकिन जब वो क्लास में बोलने के लिए खड़ा होता तो एक अजीब सी बात होती थी। उसे लगता जैसे वो अपने शरीर से बाहर खड़ा होकर किसी अजनबी को बोलते हुए देख रहा है। क्या मतलब? उसकी आवाज उसे खुद को ही बेजान और सपाट लगती थी। मतलब जो भी जोश और जुनून वो महसूस कर रहा था वो उसकी आवाज में आ ही नहीं पा रहा था। वो अंदर ही दबा रह गया। अरे, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो फिर उसे असली सुकून कहाँ मिलता था? अगर पढ़ाने में नहीं तो कहाँ? उसे असली सुकून और संतुष्टि उन्हीं क्लासों में मिलती थी जहां वो खुद एक छात्र था। अच्छा, जहाँ वो पढ़ता था? हाँ, वहां बैठकर वो उस खोज के रोमांच को फिर से महसूस करता था। उसे लगता था कि मिल्टन की कविता पढ़ते हुए सिर्फ वो नहीं बदल रहा, बल्कि वो कविता भी उस दुनिया को बदल रही है जिसके बारे में वो लिखी गई है। तो मतलब
वो एक छात्र के तौर पर तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर खुद को खोखला महसूस कर रहा था। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो एक जुनूनी छात्र है, लेकिन एक संघर्ष करने वाला शिक्षक। क्या इस सफर में वो बिल्कुल अकेला है? क्या वो कोई दोस्त बनाता है? हाँ, और यहाँ उसकी दोस्ती दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों से होती है। कौन है ये लोग? एक तरफ है गॉर्डन फिंच, थोड़ा मोटा, हंसमुख और जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई खास लेना देना नहीं है। अच्छा। लेकिन वो नए छात्रों में पॉपुलर है और प्रशासन से उसकी अच्छी बनती है। एक तरह से सिस्टम का आदमी। और दूसरा, आपने कहा दो बिल्कुल अलग तरह के लोग। दूसरा है डेविड मास्टर्स, दुबला पतला, तेज जबान और आंखों में एक अजीब सी नरमी। स्टोनर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बुद्धिमान इंसान मानता था। सबसे बुद्धिमान? मास्टर्स दुनिया को एक अलग, थोड़ी कड़वी नजर से देखता था। वाह। तो एक सिस्टम का आदमी, एक आदर्शवादी और एक निंदक, एक सिनिक, ये तीनों दोस्त बन गए। इनकी दोस्ती कैसे थी? ये तीनों हर शुक्रवार शाम को एक सैलून में बियर पीने के लिए मिलते और देर रात तक बातें करते। और एक ऐसी शाम को एक बहुत यादगार बातचीत होती है जो स्टोनर की सोच को हिलाकर रख देती है। मास्टर्स अपने हाथ में एक उबला हुआ अंडा घुमाते हुए अचानक पूछता है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि ये यूनिवर्सिटी असल में है क्या? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। फिर क्या जवाब दिया उसने? उसने एक छोटा सा भाषण दिया। पहले वो स्टोनर की तरफ मुड़ा और बोला, तुम यूनिवर्सिटी को ज्ञान का मंदिर समझते हो, एक ऐसी जगह जहां सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती छिपी है और तुम उसे खोज रहे हो। अच्छा। और फिर उसने स्टोनर को एक नाम दिया, हमारा अपना मध्य पश्चिमी डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट मतलब एक सपने देखने वाला आदर्शवादी जो ऐसी चीजों से लड़ रहा है जो शायद है ही नहीं। स्टोनर को ये सुनकर कैसा लगा होगा? वो हैरान रह गया था। फिर मास्टर्स गॉर्डन फिंच की तरफ मुड़ा और उसे सीधे सीधे अक्षम यानी इनकॉम्पिटेंट कह दिया। सीधे मुंह पर? हाँ, उसका तर्क था कि फिंच बाहर की दुनिया में सफल होने के लिए ना तो जथेष्ट बेरहम है और ना ही जथेष्ट मेहनती। इसलिए यूनिवर्सिटी उसके लिए एक पनाहगाह है जहां वो दुनिया की नाकामियों से छिप सकता है। बाप रे, वो तो किसी को नहीं छोड़ रहा। तो उसने अपने बारे में क्या कहा? वो यूनिवर्सिटी में क्यों है? अपने बारे में उसने कहा, और मैं दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही समझदार हूं और मैं इस बारे में अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। हाँ। इसलिए मुझे यहां बंद कर देना ही ठीक है, जहां मैं बिना किसी जिम्मेदारी के कुछ भी बोल सकता हूं। और फिर उसने अपनी बात का निचोड़ निकाला जो चौंकाने वाला था। क्या था वो निचोड़? उसने कहा, ये यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए या ज्ञान की खोज के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? ये एक पागल खाना है, एक आश्रम, हम जैसे दुनिया से निकाले गए लोगों के लिए एक पनाहगाह, ताकि हम बाहर के तूफान से बच सकें। क्या बात है, यूनिवर्सिटी एक पनाहगाह, दुनिया के तूफान से बचने के लिए। इस थ्योरी की परीक्षा भी होती है क्या? बिल्कुल, और बहुत जल्द। अप्रैल 1917 में अमेरिका जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। और यूनिवर्सिटी का वो शांत माहौल, वो पनाहगाह अचानक बदल जाती है। पूरी तरह से। क्लासें बंद हो जाती हैं, छात्रों प्रोफेसर हॉल में इकट्ठा होकर सिर्फ युद्ध की बातें करते हैं। हर तरफ देशभक्ति और तनाव की एक लहर दौड़ जाती है। और हमारा डॉन क्विक्सॉट इस असली दुनिया की युद्ध पर कैसे रिएक्ट करता है? वो इस सबसे कटा हुआ महसूस करता है। उसे पढ़ाई में रुकावट से चिढ़ होती है, लेकिन उसके अंदर न तो देशभक्ति की कोई आग जलती है, न ही उसे जर्मनों से कोई नफरत होती है। वो इस पूरे माहौल को एक बाहरी इंसान की तरह देखता है। हाँ, और ये चीज उसे सबसे अलग थलग कर देती है। लेकिन उसके दोस्त, वो तो जरूर इस लहर में बह गए होंगे, खासकर फिंच। हाँ, गॉर्डन फिंच तो कुली फ्रिश में है और सेना में भर्ती होने जा रहा है। वो स्टोनर पर भी दबाव डालता है कि उसे भी चलना चाहिए। वो कहता है कि डेविड मास्टर्स भी जा रहा है। मास्टर्स, जो इतना निंदक है, वो युद्ध में क्यों जा रहा है? यही तो दिलचस्प बात है। फिंच तो इसलिए जा रहा है क्योंकि समाज उससे यही उम्मीद करता है, वो अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। लेकिन मास्टर्स की वजह बहुत अजीब है। वो स्टोनर से कहता है, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, उसकी वजह में कोई आदर्श नहीं, सिर्फ एक गहरी निराशा है। लेकिन वो स्टोनर को एक सलाह देता है, अगर तुम भर्ती होते हो तो देश या यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, अपने लिए होना। तो अब स्टोनर एक बहुत बड़ी दुविधा में है। उसके दोस्त उसे बुला रहे हैं। इस मुश्किल फैसले के लिए वो किसके पास जाता है? क्या कोई है जो उसे सलाह दे सके? वो अपने गुरु प्रोफेसर आर्चर स्लोन के पास जाता है। और स्लोन, जो हमेशा शांत रहते थे, ये सवाल सुनकर अचानक गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में? हाँ, वो कहते हैं कि युद्ध सिर्फ कुछ हजार नौजवानों को नहीं मारता, बल्कि एक कौम के अंदर कुछ ऐसा मार देता है जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। ये तो बहुत गहरी बात है। और फिर वो स्टोनर से सीधे कहते हैं, एक विद्वान से ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो उसे तबाह करे जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है।
वाओ। वो स्टोनर को याद दिलाते हैं कि इंसानियत की कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो मैदान पर नहीं लड़ी जाती और जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं होता, लेकिन वो फैसला स्टोनर पर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्लोन ने उसे रुकने का एक बहुत मजबूत कारण दे दिया है। अब स्टोनर क्या करता है, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। वो 2 दिनों तक अपने कमरे में बंद रहता है और खुद से जूझता है। उसे खुद के अंदर झांकना है, आत्मविश्लेषण करना बड़ा मुश्किल और बोरिंग काम लगता है। उसे लगता है कि उसके अंदर ऐसा कुछ खास है ही नहीं जिसके बारे में सोचा जाए। लेकिन जब वो आखिरकार अपने फैसले पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि ये जवाब तो उसे हमेशा से पता था। और वो फैसला क्या था? वो अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा हूं। वो सेना में भर्ती न होने का फैसला करता है। हाँ, इस पर उसके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? ये जरूर एक मुश्किल बातचीत रही होगी। बिल्कुल। दोनों की प्रतिक्रिया उनके चरित्र को दिखाती है। फिंच उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और कहता है, तुम हम सबको निराश कर रहे हो बिल, तुम इस फैसले पर पछताओगे। और मास्टर्स? लेकिन मास्टर्स वो उसे समझ जाता है। वो कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम यही कहोगे। तुम्हारे चेहरे पर वही समर्पण वाला भाव है। तो उसने अपना रास्ता चुन लिया, लेकिन इस फैसले की कीमत क्या थी? क्या उसे अफसोस हुआ? उसे अपने फैसले पर कोई शर्मिंदगी या अपराध बोध नहीं था, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो अपने सहकर्मियों की नज़रों में, अपने छात्रों के बर्ताव में एक तिरस्कार महसूस करने लगा। अच्छा। यहाँ तक कि प्रोफेसर स्लोन, जिन्होंने उसे रोकने की सलाह दी थी, वो भी धीरे धीरे उससे दूर हो गए। वो अकेला पड़ गया। तो उसने बाहरी दुनिया के तूफान से बचने के लिए यूनिवर्सिटी की पनाहगाह को चुना था, जैसा मास्टर्स ने कहा था। हाँ, लेकिन अब उसे एक दूसरे, ज्यादा शांत लेकिन शायद ज्यादा गहरे अकेलेपन के तूफान का सामना करना था। और उसके जो दोस्त युद्ध में गए थे, उनका क्या हुआ? कहानी का यह हिस्सा एक बहुत दुखद खबर के साथ खत्म होता है। 1918 में, जिस साल स्टोनर को अपनी डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, हाँ, उसी साल उसे गॉर्डन फिंच का एक खत मिलता है। उस खत में लिखा होता है कि डेविड मास्टर्स को फ्रांस में लड़ाई के लिए भेजा गया था और भर्ती होने के ठीक 1 साल बाद वो युद्ध में मारा गया। ओह, तो इस अध्याय में स्टोनर ने अपनी पहचान चुनी, अपना रास्ता चुना, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। दोस्त छूटे, सामाजिक अकेलापन मिला और एक दोस्त हमेशा के लिए खो गया। उसने बाहरी दुनिया के युद्ध से तो खुद को बचा लिया, लेकिन एक अंदर की लड़ाई शायद अब शुरू हुई थी। बिल्कुल, और ये हमें वापस डेविड मास्टर्स के उसी सवाल पर ले आता है। उसने यूनिवर्सिटी को दुनिया के तूफान से बचने के लिए एक पनाहगाह कहा था। हाँ, स्टोनर ने वहां रुकने का फैसला करके क्या सच में एक सुरक्षित पनाहगाह पाई, या उसने बस एक युद्ध के मैदान को दूसरे से बदल लिया था? एक ऐसा मैदान जो शांत था, लेकिन जहां लड़ाई उसे अपनी बाकी की जिंदगी अकेले ही लड़नी